स्वागत है आप सभी का ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में पेपर को किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, कौन कौन से पेपर को किस किस बुक के साथ अटैच किया गया है वो हम लोग देख चुके हैं। साथ ही हमने पेपर सेकंड को प्रारंभ करने की बात की थी। पेपर सेकंड में हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं, किस प्रकार से पेपर सेकंड का सिलेबस है, किस प्रकार से यूनिट है। आज हम यूनिट फर्स्ट प्रारंभ करने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट में जो डेफिनेशंस दे रखी है उन डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट जो है वह यूनिट फर्स्ट है आपकी प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जो कि प्रथम घात के होंगे। ऐसे अवकल समीकरण जो एक जिनकी घात एक होगी और कोटि भी एक होगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अवकल समीकरण की परिभाषा क्या होती है। तो आप अवकल समीकरण की परिभाषा जानने से पहले अवकल गुणांक के बारे में समझे। अवकल गुणांक क्या होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि y बराबर fx जो है ये हमारे पास कोई फंक्शन है, तो वहाँ पे y जो है वो एक आश्रित चर कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, जबकि x जो है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो x को हम बोलेंगे स्वतंत्र चर है, जबकि y जो है वो आश्रित चर है, डिपेंडेंट है किस पर, x पे। अब हम अवकलन कैसे करते हैं। तो हम कहते हैं स्वतंत्र चर x के मान में अल्प परिवर्तन करने से परतंत्र चर y के मान में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन की दर को ही हम लोग अवकलन कहते हैं, dy/dx से लिखते हैं। यदि y बराबर fx कोई फंक्शन है तो y का x से सापेक्ष अवकलन dy/dx कहलाता है, जहां हम कहते हैं कि y का x से सापेक्ष अवकलन किया गया है, अर्थात आश्रित चर जो y है उसका हमने x के सापेक्ष उसका अवकलन किया है, तो x जो है वो स्वतंत्र चर है। अब dy/dx को हम अवकल गुणांक भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं dy/dx जो है वो y का अवकल गुणांक है x के सापेक्ष। इसी प्रकार से यदि हम इसका दोबारा फिर से अवकलन करते हैं तो फिर द्वितीय कोटि के अवकलज प्राप्त होते हैं। द्वितीय कोटि के अवकलज d²y/dx² इस टाइप के प्राप्त होंगे। ऐसे हम 3 बार अवकलन करेंगे तो d³ इस प्रकार से हमें अवकलन प्राप्त होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे किसी y बराबर fx फलन का हम लोग अवकलन करते हैं तो उसके अवकलज जो है वो dy/dx, d²y/dx² d³ इस प्रकार के हम प्राप्त होते हैं। यदि हम व्यापक रूप में बात करें तो n कोटि का जो अवकलज है वो dny/dx⁴n इस रूप का हमें प्राप्त होता है। तो ये तो बात हुई अवकल गुणांक की। अब हम बात करेंगे अवकल समीकरण की परिभाषा क्या होती है। तो आइए हम देखते हैं अवकल समीकरण की परिभाषा। ठीक है, तो देखिए अवकल समीकरण की परिभाषा क्या है। एक ऐसा समीकरण जो स्वतंत्र चर, आश्रित चर और अवकल गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करता हो या उनसे बनता हो, उस समीकरण को हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण में स्वतंत्र चरों की संख्या कितनी भी हो सकती है। आपके पास स्वतंत्र चरों की संख्या के आधार पर हम लोग अवकल समीकरण को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। तो स्वतंत्र चर जो हैं वो हमारे पास 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी स्वतंत्र चर हो सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें यदि y बराबर fx फंक्शन है तो वहाँ पे x स्वतंत्र चर है जबकि y आश्रित चर है। लेकिन यदि हम वापस बात करें कि यदि हम बात करें z बराबर fxy फंक्शन है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे x और y दोनों ही स्वतंत्र चर है, जबकि z जो है वो आश्रित चर है। जब हम एक ही स्वतंत्र चर के लिए अवकलन करते हैं वो dy/dx कहलाता है। लेकिन जैसे हम लोग एक से ज़्यादा स्वतंत्र चरों के लिए बात करते हैं तो फिर हम वहाँ पे आंशिक अवकलज करते हैं, जो कि ∂z/∂x या ∂z/∂y की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर चुके हैं अवकल समीकरण की परिभाषा की। अब हम चलते हैं अवकल समीकरण के प्रकार किस प्रकार से लिए गए हैं। तो अवकल समीकरण में स्वतंत्र चरों की संख्या के आधार पर अवकल समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। एक अवकल समीकरण होता है साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण क्या होगा, वह अवकल समीकरण जिसमें स्वतंत्र चरों की संख्या केवल 1 हो। यदि एक ही स्वतंत्र चर है तो हम कहेंगे कि ऐसा जो समीकरण हमारे पास बनेगा वह साधारण अवकल समीकरण होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में स्वतंत्र चरों की संख्या 1 होती है। ठीक है, तो एक ही स्वतंत्र चर होगा। जैसे आप देख सकते हैं dy/dx बराबर 1 + e⁻x/1 + y²। यहाँ पे केवल x जो है वो स्वतंत्र चर है और y का x से सापेक्ष अवकलन किया गया है। ऐसे आप देख सकते हैं y - 2x dy/dx + ay dy/dx का होल स्क्वायर बराबर 0। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं dy/dx में हमने अवकलन किया है, स्वतंत्र चर x है जबकि परतंत्र चर y है। ऐसे आप और देख सकते हैं dq/dx³ - 8 d²y/dx² + 9 dy/dx - 2y बराबर 0। तो ये
ये जो अवकल समीकरण मैंने लिया है इसमें भी आप देख सकते हैं कि x जो है वो स्वतंत्र चर है। तो यदि स्वतंत्र चरों की संख्या केवल एक है, स्वतंत्र चर केवल एक है, तो हम कहेंगे इस प्रकार का जो अवकल समीकरण है वह साधारण अवकल समीकरण होगा। अब हम बात करते हैं यदि अवकल समीकरणों की संख्या एक से ज़्यादा होती है तो क्या होगा। यदि अवकल समीकरणों की संख्या एक से ज़्यादा है तो इस प्रकार की जो अवकल समीकरण है वह आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं z जो है वो x और y का फलन है, तो z का x के सापेक्ष भी अवकलज ज्ञात किया जा सकता है और z का y के सापेक्ष भी अवकलज ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो अवकल समीकरण बनते हैं वह आंशिक अवकल समीकरण होंगे। तो हम बात करेंगे आंशिक अवकल समीकरण क्या है। तो ऐसे अवकल समीकरण जिनमें स्वतंत्र चरों की संख्या एक से ज़्यादा हो आंशिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y बराबर nz। तो यहाँ पे x और y दोनों ही जो हैं वह स्वतंत्र चर हैं, जबकि z जो है वो आश्रित चर है। ऐसे हम एक और इक्वेशन की बात करें, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 3 डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो इस अवकल समीकरण में भी x और y दोनों स्वतंत्र चर हैं, जबकि z क्या है, आश्रित चर है। तो स्वतंत्र चरों की संख्या के आधार पर हमने अवकल समीकरण को दो प्रकार से बांट रखा है। अब हम बात करेंगे अवकल समीकरण की घात व कोटि के लिए। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि अवकल समीकरण की जो कोटि है वह क्या होती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एक फंक्शन की कोटि किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे y बराबर fx कोई फंक्शन है, तो एक बार अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx कहलाता है। तो हम कहेंगे dy अपॉन dx मतलब कोटि कितनी है, एक है। यदि हम बात करें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, यदि हमने दो बार अवकलन कर दिया तो उस कंडीशन में कोटि कितनी होगी, दो। तो हम जितनी बार अवकलन करते हैं उतनी ही कोटि कहलाती है। यदि आप बात करें डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की, इसका तो कोटि कितनी है, 3 है। अब हम बात करेंगे अवकल समीकरण की कोटि कैसे निकालते हैं। तो किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि का जो अवकलज है या उच्चतम कोटि का जो अवकलज विद्यमान है उसकी कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। यदि मानो हमारे पास एक समीकरण दे रखा है, उसमें अधिकतम कोटि का अवकलज 3 बार काम में लिया है, तो हम कहेंगे उस अवकलज की जो कोटि वो 3 है। यदि किसी अवकल समीकरण में अवकलज की अधिकतम कोटि 5 ले रखी है तो हम कहेंगे उसकी कोटि 5 है। थोड़ा सा हमें ये देखना है कि जब अवकल समीकरण की कोटि निकाल रहे हैं तो उस अवकल समीकरण की कोटि में कहीं पर भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं होना चाहिए, अर्थात डेल एफ वाई डेल एक्स डी एक्स इस टाइप का पद नहीं होना चाहिए। मतलब यदि कहीं पे समाकलन है तो पहले हम समाकलन को हटाने के लिए अवकलन करते हैं, तो आप समाकलन को हटाने के लिए पहले अवकलन करेंगे। अवकलन करने के बाद फिर जो अवकल समीकरण बनेगा उससे हम कोटि ज्ञात करेंगे। तो यदि कहीं पे यदि आपको साइन ऑफ इंटीग्रल दिख रहा है तो आप उसको हटाएंगे और उसको हटाने का तरीका आप अवकलन करेंगे, उसके बाद आप अवकल समीकरण की कोटि बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवकल समीकरण की घात क्या होती है। तो आइए देखते हैं अवकल समीकरण की घात क्या है। तो अवकल समीकरण की घात है कि किसी अवकल समीकरण को पूर्ण परिमेय व बीजीय बनाने के बाद, जैसे मानो कोई अवकल समीकरण आपको दे रखा है वो पूर्ण परिमेय नहीं है, अर्थात उसको लीनियर लेके आना है, या बीजीय नहीं है, कोई घात लगी उस घात को हटाना है, तो पूर्ण परिमेय व बीजीय बनाने के बाद अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि का जो अवकलज है उसकी घात ही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। जो हम उच्चतम कोटि का जो अवकलज निकालेंगे उस अवकलज के ऊपर जो घात लगी हुई है वह घात ही अवकलज की घात कहलाती है। तो इस प्रकार से हम किसी अवकल समीकरण की घात व कोटि को डिफाइन कर सकते हैं। कोटि क्या है, कोटि है किसी अवकल समीकरण में अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, कितनी बार अवकलन हुआ है, वह कोटि है। और जो मैक्सिमम बार अवकलन हुआ है उसके ऊपर घात कितनी लगी हुई है वह उसकी घात कहलाएगी। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कहीं इंटीग्रल साइन आ रखा है तो हम उस इंटीग्रल के साइन को हटाएंगे। और यदि कहीं पे घात निकालते समय यदि परिमेय फंक्शन बना हुआ नहीं है अवकल गुणांकों के रूप में, तो अवकल गुणांकों के रूप में उसको परिमेय यदि है तो उस परिमेय को हटाएंगे। और यदि कहीं पे घात लगी हुई है तो उस घात को आप कर्णीय घात के रूप में होगा तो उस कर्णीय घात को आप हटाएंगे। तो इस प्रकार से अवकल समीकरण प्राप्त करने के बाद उच्चतम अवकलज की जो घात है उस घात को ज्ञात करेंगे, वह घात ही जो है वो अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग ये प्राप्त करेंगे। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिन क्वेश्चंस के माध्यम से हम अवकल समीकरण की घात व कोटि के बारे में समझते हैं कि अवकल समीकरण की घात कैसे निकाल दें और कोटि कैसे निकाल दें।
आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि घात व कोटि निकालने के होंगे। कुछ हमें अवकल समीकरण यहाँ पे ले रखे हैं, उन अवकल समीकरणों के घात व कोटि हम लोग निकालेंगे। तो देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स की होल क्यूब साइन एक्स। तो इसके लिए हमें घात व कोटि दोनों निकालनी है। तो पहले हम ऑर्डर की बात करते हैं। देखो हमने ऑर्डर में ऐसे समझा था कि यदि किसी अवकल समीकरण में जितनी बार अधिकतम अवकलज किया गया है, मैक्सिमम अवकलज जितनी बार किया गया है, डिफरेंशिएशन जितनी बार किया गया है, वही उसका ऑर्डर होगा। तो यहाँ देखेंगे अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन किया है। तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन मैक्सिमम कितने बार किया गया है, 2 बार। तो हम कहेंगे इसका जो ऑर्डर है वह हमारे पास कितना है, 2 है। अब हम बात करेंगे डिग्री कितनी है। तो डिग्री के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर पता लग गया, ऑर्डर होता है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितने टाइम हुआ है। तो हमने कहा 2 बार हुआ, इट मीन्स जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। अब हम बात करें डिग्री कितनी है। तो डिग्री के लिए जो अधिकतम जितनी बार हमने डिफरेंशिएशन किया था उसी पद के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो पावर 1 लगी हुई है, तो हम कहेंगे इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो डिग्री हमारे पास 1 है और ऑर्डर कितना है, 2 है। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि हम इस क्वेश्चन में बात करें तो देखो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि जब साइन ऑफ इंटीग्रल यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ दे रखा है तो आप साइन ऑफ इंटीग्रल को डिफरेंशियल इक्वेशन से हटाएंगे, और जैसे साइन ऑफ इंटीग्रल को आप डिफरेंशियल इक्वेशन से हटाते हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम इस साइन ऑफ इंटीग्रल को हटाएंगे, समाकलन का चिन्ह है उसे हटाएंगे, इसके लिए आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो एक बार समाकलन का चिन्ह दे रखा है तो आप इस अवकल समीकरण का एक बार अवकलन करेंगे जिससे कि समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, और उसके बाद आप इसकी ऑर्डर या डिग्री बता पाएंगे। तो आइए अपन इसका एक बार अवकलन करते हैं। इसका अवकलन कहते हैं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 5 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, अवकलन जैसे करूँगा तो डी एक्स हट जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रल डी एक्स हट जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई, और इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अवकलन होगा। अब आप देखें इसमें ऑर्डर कितना है, तो अधिकतम 3 बार अवकलन हो चुका है, मैक्सिमम 3 टाइम डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे। तो हम कहेंगे यहाँ पे 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है मैक्सिमम, तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। और डिग्री भी इसी से लेंगे तो इसके ऊपर घात कितनी है, 1 है। तो हम कहेंगे इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। अब देखो एक यूनिक क्वेश्चन हमारे पास है। इस क्वेश्चन में हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में तो साइन ऑफ इंटीग्रल है, तो क्या अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए, नहीं है, इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ इंटीग्रल जो है यदि आपको याद है तो थ्योरी में कुछ ऐसा बोला गया था, साइन ऑफ इंटीग्रल एफ वाई डी वाई, यदि कुछ ऐसा आता है तो जब एफ वाई डी एक्स, यदि एफ वाई का फंक्शन आता है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जबकि यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रल देखो एक्स स्क्वायर के फंक्शन के साथ है, तो एफ वाई का फंक्शन है नहीं, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो आप कहें साइन ऑफ इंटीग्रल को कैसे आता है, इंटीग्रेशन कर दे आप इसका, जैसे ही आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रल हट जाएगा। हाँ, यहाँ पे y का फंक्शन होता है तो फिर साइन ऑफ इंटीग्रल नहीं हट पाता, तो फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसका इंटीग्रेशन ही कर रहा हूँ इस टर्म का, बाकी एजिटिव टर्म है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करो तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, वो कोई भी कांस्टेंट टर्म आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ऐड कर दी तो आपका एक्स क्यूब प्लस 3c हो गया। अब अपन देखें तो इसमें ऑर्डर तो बदला ही नहीं है, क्योंकि हमने तो इसको इंटीग्रेशन ही कर दिया। हाँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह कोई वाई का फंक्शन होता तो फिर हम इसका डिफरेंशिएशन करके ऑर्डर बढ़ा देते, पर यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, तो हम बोलेंगे ऑर्डर कितना है, 2 है, ऑर्डर 2 है, और डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था जिसमें हमने ये देखना था कि साइन ऑफ इंटीग्रल होने के बावजूद हमने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन किसका है, ओनली एक्स स्क्वायर है, एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन होता तो हम उस केस में करते। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग बात करें तो y बराबर x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये परिमेय फंक्शन है, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स अवकल गुणांक जो है वो परिमेय रूप में है। तो आप पहले इसको परिमेय को हटाएंगे तो आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको पूरे को यहाँ से हटाने के लिए, तो ये हो गया y डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x डी वाई अपॉन डी एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस वाई, परिमेय था। ठीक है,
अब आप देखेंगे बार यहाँ पे अधिकतम कितनी बार अवकलज कर रखा है, तो देखो ये भी dy/dx है, ये भी dy/dx है, इसका मतलब अवकलज तो एक ही बार कर रखा है। तो हम बोलेंगे जो कोटि है वह कोटि तो कितनी है, एक है। अब हम बात करें डिग्री कितनी होगी, तो हम बात करेंगे इसकी जो कोटि है, ऑर्डर है, वो तो कितना है, एक है। अब यदि हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो dy/dx है उस पे घात एक है, जबकि यहाँ पे dy/dx है, इस पे घात कितनी है, 2 है। तो हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो अवकलज है वो एक ही बार किया गया है और उसमें भी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसकी घात कितनी है, 2 है। तो हम बोलेंगे डिग्री जो है वो हमारे पास कितनी है, 2 है। तो ऑर्डर जो है वो 1 है और डिग्री जो है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में dy/dx नीचे दे रखा है, तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x dy/dx इसका होल स्क्वायर प्लस 3 बराबर y² dy/dx मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ऑर्डर कितना है इसका, तो यहाँ एक बार अवकलन किया है तो ऑर्डर कितना है, 1 है। डिग्री कितनी है, तो देखो इसके ऊपर 2 घात है, जबकि यहाँ पे घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे घात कितनी है, 2 है। तो हम बोलेंगे ऑर्डर कितना है, 1 है। तो ऑर्डर हमारे पास 1 है और डिग्री जो है, तो ऑर्डर 1 और डिग्री यहाँ पे अवकलन 2 बार हो गया, तो डिग्री कितनी है, 2 है। आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे एक साइन ऑफ आपको अवकलन वर्गमूल का चिन्ह दे रखा है। ठीक है, तो आप इस अंडररूट की जो चिन्ह है उस चिन्ह को हटाएंगे। तो आप अंडररूट का जो चिन्ह है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, तो अंडररूट का मतलब आधी घात होती है। जैसे हमारे पास कहीं पे √x लिखा हुआ है तो हम ये समझते हैं √x जो है इसका मतलब है x की पावर 1/2। ठीक है, x की पावर हाफ होती है। तो आप इस अंडररूट के चिन्ह को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर होगा d²y/dx² इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अंडररूट का साइन हट जाएगा, 1 + dy/dx कुछ ऐसा आ जाएगा। अब हम क्या कह सकते हैं कि इस कंडीशन में अवकलन अधिकतम कितनी बार है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार, तो अधिकतम 2 बार अवकलन किया है तो ऑर्डर 2 हो गया। और इसके ऊपर पावर कितनी लगी है, तो पावर भी 2 है, तो ऑर्डर भी 2 है और डिग्री जो है वो भी हमारे पास कितनी है, 2 है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि यहाँ पे कुछ परिमेय था उसको हटाना पड़ा है, यहाँ पे कुछ पावर्स जो है वो हाफ पावर थी उसको हटाना पड़ा है मेरे को। तो पहले आप पूर्ण परिमेय और पूर्ण बीजीय बनाने के बाद जो फंक्शन बचता है वहाँ से आप डिग्री और ऑर्डर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इसकी पावर 4/3 लगी हुई है। ठीक है, बराबर x d²y/dx² है। तो देखो आप इसकी डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले जो पूर्ण परिमेय नहीं है तो आप इसकी जो ये 4/3 घात है उस 4/3 घात में ये जो कर्णी घात है उसको आप हटाएंगे। जैसे 4/3 घात है या अपन यूँ कह सकते हैं जैसे 1 की पावर 4/3 है, तो इसका मतलब ऐसा होता है 1 की पावर 4 और उसकी पावर कितनी है, 1/3। ठीक है, तो आप इस जो कर्णी घात है 1/3 के रूप में उस 3 घात को आप पहले हटाएंगे। ठीक है, देखो मैं इसको हटाता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा 1 + dy/dx इसका होल स्क्वायर, इसकी पावर 4 तो यहाँ रह जाएगी ऐसे, और ये 1/3 घात वहाँ चला गया, तो x³ d²y/dx² इसके ऊपर घात लग जाएगी 3। चलो अब ये पूर्ण रूप से बीजीय फलन बन चुका है, बीजीय समीकरण बन चुका है। अब आप इसी ऑर्डर और जो डिग्री है वो फिर देखें तो आप देखें सबसे अधिकतम बार अवकलन 2 बार यहाँ पे किया है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, 2। इसकी घात कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी है, 3। जो अधिकतम बार अवकलन किया है उसी की डिग्री देखनी है, ये नहीं देखते यहाँ पे घात 4 लगे तो हम 4 बोलते हैं। आपने अधिकतम कितनी बार अवकलन किया है, 2 बार, उसके ऊपर घात कितनी है, 3, तो इसी से देखना है, बाकी से नहीं देखना है। आइए इस क्वेश्चन में बात करते हैं। तो ये एक फंक्शन के रूप में हम क्वेश्चन रखा है f(x(y) dmy/dx m, अब इसकी पावर p है। तो आप देखें एक बार यहाँ पे अधिकतम बार अवकलन कितनी बार हो रहा है, तो यहाँ पे m बार अवकलन है, फिर ये m-1 बार अवकलन है और आगे ऐसे ही चलेगा। इसका मतलब अवकलन धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मैक्सिमम बार जो अवकलन है वो m बार किया गया है। ठीक है, क्योंकि फिर आगे m-1 है, इसका मतलब कम हो रहा है आगे, तो हम बोलेंगे अधिकतम बार जो अवकलन है वो m बार किया गया है। तो अधिकतम बार अवकलन कितनी बार किया, m बार, तो ऑर्डर तो हो गया m। अब हम बात करें डिग्री कितनी है, तो देखो इसके ऊपर पावर कितनी है, p, तो हम बोलेंगे डिग्री जो है वो कितनी है, p है। ठीक है, अब फिर बात करते हैं। तो ये एक अवकल समीकरण है sin y' + 2y = x। इस अवकल समीकरण में हम सबसे पहले ऐसे समझते हैं कि y' कहना क्या चाहता है, तो y' का जो मतलब है वो है dy/dx है। तो ये ऐसे है sin dy/dx +
2y बराबर x। ठीक है, अब हम इस अवकल समीकरण में बात करें तो देखो, जब साइन, कोस, टेन या e की पावर x, log x, इनके साथ जब अवकल गुणांक आ जाता है तो हम इसका प्रसार कर सकते हैं। जैसे साइन x का हम लोग प्रसार जानते हैं, तो आप ऐसे जानते हैं, जैसे साइन x का हम लोग प्रसार ऐसे करते हैं, साइन x का प्रसार होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 फिर माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, और ये आगे इसी टाइप से चलता है। ठीक है, तो ऐसे हम साइन एक्स का प्रसार कर सकते हैं, कोस एक्स का प्रसार कर सकते हैं, टेन एक्स का कर सकते हैं, लॉग में हम लोग प्रसार कर सकते हैं, लॉग 1 प्लस एक्स का आ जाता है तो प्रसार कर लेते हैं। ऐसे हम लोग e की पावर x का, इनका सबका प्रसार कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो इस कंडीशन में जब साइन dy/dx का प्रसार होता है तो वो इस टाइप से प्रसार होगा। तो एक प्रसार खुलेगा तो एक अनंत पदों का एक प्रसार होगा। तो इस अनंत पदों के प्रसार में हम लोग डिग्री तो ऑर्डर तो बता पाएंगे कि dy/dx है तो अवकलन तो एक ही बार हुआ है, लेकिन हम इसकी डिग्री नहीं निकाल पाएंगे। जब अपन इसकी डिग्री निकालेंगे तो डिग्री में इसकी पावर बढ़ती जाएगी, तो आप कहेंगे डिग्री जो है अपरिभाषित है। कैसे क्वेश्चन में डिग्री अपरिभाषित होगी? उन क्वेश्चन में डिग्री अपरिभाषित होगी जिन क्वेश्चन में साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स या इस प्रकार के फंक्शन आ जाए जिनका हम अनंत पदों में प्रसार कर सकते हैं, जैसे इन्वर्स फंक्शन है उनका भी हम लोग प्रसार कर सकते हैं। तो इस प्रकार के यदि हमारे पास अवकल समीकरण प्राप्त होते हैं तो उनमें हम कहेंगे डिग्री जो है वो हम बता नहीं पाएंगे। तो आप बताएंगे इसका जो ऑर्डर है वो तो एक है, तो ऑर्डर कितना है? एक है, लेकिन डिग्री क्या है? डिग्री अपरिभाषित है, नॉन डिफाइन है। आप डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो डिग्री जो है वह हमारे पास क्या होगी? अपरिभाषित होगी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे घात व कोटि के। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में हमने घात व कोटि निकालना सीखा है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।